002 वो किसके लिए थी? स्ट्रेन टेंशन की और कॉम्प्रेशन की। हाँ, वो स्ट्रेन की बेटा, बट वो टेंशन और कॉम्प्रेशन के में जब टेस्टिंग करोगे ना तो वो निकलेगी, तो वो आएगी 0.002। और 0.0035 है वो जो वर्टिकली लोड आ रही है ना, वो ये जो 0.002 स्ट्रेन वैल्यू आएगी वो टेस्टिंग के थ्रू आएगी जब टेस्ट करोगे। और जो वर्टिकली लोड आ रही थी ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो लग रही थी, उसकी वजह से जो बेंडिंग हो रहा है, जो बेंडिंग आ रहा है, ठीक है, वो जो स्ट्रेन दे रहा है वो स्ट्रेन की वैल्यू है 0.0035। चलो उतना चीजें देखें, उसके बाद से मैं स्ट्रेस डायग्राम को देखो। तो 0.0035 के लिए स्ट्रेस की वैल्यू दिया है 0.045 एफसी के। उसके बाद से देखना वो स्ट्रेट लाइन जा रही है, कहाँ तक जा रही है? जब तक 0.002 ना आ जाए। जैसे 0.002 आ जा रहा है उसके बाद से वो क्या हो जा रही है? कर्व हो जा रही है। ऐसा ही डायग्राम बना था क्या? ऐसा ही डायग्राम बना था क्या स्ट्रेस का? था ना? यस मैम। जीरो से क्या था? कर्व, कर्व होके जा रहा था, फिर 0.002 के बाद से स्ट्रेट लाइन हो जा रहा था, हो रहा था ना? और कब तक स्ट्रेट लाइन हो रहा था? 0.0035 तक के लिए यही हो रहा था। तो वैसे डायग्राम है ये। और टेंशन वाले साइड में मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि कंक्रीट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, केवल हम किसको कंसीडर करेंगे? स्टील को करेंगे। तो इसलिए केवल एक ही फोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसको टी बोलेंगे हम। और इधर कॉम्प्रेशन साइड में तुम्हारा एक C1 जो कि रेक्टेंगल पार्ट है, वहां के लिए C1 लेंगे, और नीचे जो पैराबोलिक सेक्शन जा रहा है उसके लिए C2 लेंगे। ऊपर वाले के लिए C1 लेंगे फोर्स, और नीचे वाले के लिए C2 लेंगे। तो ओवरऑल कंबाइन जब करेंगे तो क्या बोल देंगे? एक C बोलेंगे। ओवरऑल जब कंबाइन करेंगे C1 और C2 को तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? C, कैपिटल C, टोटल फोर्स कैपिटल C। उससे पहले वाला डायग्राम देखो जो एक भेजा था ना। यस मैम। हाँ, तो सिमिलर ट्रायंगल से उसमें देखो स्ट्रेन का बस देखना है, स्ट्रेन डायग्राम से, स्ट्रेस डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। स्ट्रेन डायग्राम देखो, सिमिलर ट्रायंगल से क्या वो लिख सकते हैं जो लिखा उसमें 0.0035 डिवाइडेड बाई एक्सयू लिमिटिंग इक्वल टू, फिर सिमिलर ट्रायंगल इधर आ जाओ, Fy डिवाइडेड बाई 1.115 ES प्लस 0.02 डिवाइडेड D माइनस एक्सयू लिमिटिंग लिख सकते हैं ना सिमिलर ट्रायंगल से। हाँ या ना? यस। बोलो। ठीक है, तो उसके बाद से ये इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद एक वैल्यू आ रही है एक्सयू लिमिटिंग इज इक्वल टू के इंटू डी। और के वैल्यू कितने को पुट किया है? 700 डिवाइडेड बाई 0.87 F5 प्लस 1100। और डब्ल्यूएसएम के केस में एक्स एक्स जो थी तुम्हारी एक्स मैम जो उसमें के के इंटू डी की इंटू डी थी, तो के की वैल्यू कितनी होती थी? मैम 93.33 डिवाइडेड बाय 93.33 प्लस सिग्मा एस टी होती थी, बट यहाँ पे चेंजेस है। अब ये याद रखना है वैल्यू 700 बाई 0.87 Fy प्लस 1100। ठीक है, उसके नीचे आओ। उसके नीचे वाले जो सेक्शन में दिया है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टील्स के लिए तुमको वैल्यू निकाल के दी रखी है। अब ये तीनों वैल्यू तुमको याद कर लो, या तो तुम्हारे पास ये IS कोड में मिल जाएगा तुमको, तो याद कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो 250 के लिए 0.53 होगा, 415 के लिए 0.48 होगा, 500 के लिए 0.46 होगा। देखो नहीं करना है तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, 700 डिवाइडेड बाई 0.87 F5 प्लस 1100 से कैलकुलेट कर सकते हो के की वैल्यू, बट ये याद कर लेना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, जो सबसे कम ग्रेड के लिए होगा उसके लिए सबसे ज्यादा हाइयर वैल्यू होगा, जो सबसे ज्यादा ग्रेड के लिए होगा उसके लिए वैल्यू सबसे लोअर होगी। लो। अब चीजें बताओ। अब मैं बोलूं कि XU, इफ XU इज लेस देन XU लिमिटिंग, तो कौन सा केस होगा? अंडर एक्सयू XU लेस देन XU लिमिटिंग, XU लिमिटिंग
तो अंडर इन्फोर्स्ड आएगा, ओवर इन्फोर्स्ड कौन सा आएगा? मैम अंडर इन्फोर्स्ड में आएगा। ठीक है, उसमें तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो वो लिख लेना अपने पास, एक जगह लिख लो, एक्स यू लिमिटिंग, एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिटिंग, तो कौन सा आएगा? अंडर इन्फोर्स्ड। और एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग, तो ओवर इन्फोर्स्ड। अंडर इन्फोर्स्ड, ओवर इन्फोर्स्ड, बैलेंस, ये सब तो तुम लोग को ऑलरेडी पता है, इसके बारे में लिखना अगर आता है तो लिख लेना, ठीक है? लिखवा रखा है मैंने ऑलरेडी। अब थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड करेंगे हम लोग, ज्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम भी नजदीक आ गया तुम लोग का। फॉर्मूला याद कर लेना तुम लोग। ओके। अच्छा बताओ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे तो क्या लेते थे फॉर्मूला? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए क्या लेते थे? सिंगली रिइंफोर्स्ड के लिए, यस मैम। डबली रिइंफोर्स्ड कुछ भी हो। मैम तो मैं इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे, एक टेंशन और कंप्रेशन के लिए निकालते थे, दो करके था। इनटू लीवर आर्म, हाँ हाँ। कंप्रेशन और टेंशन कॉन्क्रीट इनटू लीवर आर्म। ठीक है, देखो करते क्या है, कंप्रेशन के लिए निकालोगे तो कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इनटू लिवर आर्म। जब टेंशन के लिए निकालोगे तो टोटल टेंसाइल फोर्स इनटू लिवर आर्म। इमेज देखो अभी मैंने सेंड किया है, इसको कॉपी में बनाना है तो बना लेना। और मैंने ऑलरेडी बताया था ना कि रेक्टेंगल सेक्शन के लिए C1 आएगा, और जो पैराबोलिक सेक्शन के लिए मैं C2 फोर्स अलग निकलेगा, और ओवरऑल जो फोर्स होगा मैं उसको C एज्यूम कर रही हूँ, कैपिटल C। इसमें CU एज्यूम किया है, तो मैं एज्यूम कर लो कुछ भी अपने हिसाब से। अब देखो टोटल टेंसाइल फोर्स तो ऑलरेडी क्लियर है कि 0.87 Fy होगा। 0.87 Fy तो तुम्हारा फोर्स आ रहा था, ठीक है, इंटू AST, एरिया, ठीक है। इसमें AST से कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो ये तो टोटल तुम्हारा टेंसाइल फोर्स हो गया। 0.87 Fy क्या था? स्ट्रेस था। 0.87 Fy क्या निकला था? स्ट्रेस निकला था, टेंसाइल के लिए स्ट्रेस निकला था ना। यस मैम। और एरिया से मल्टीप्लीकेशन कर दिया टेंसाइल तुम्हारा। अब हम C1 के लिए फॉर्मूला लिख लो, अब मैं इसको डिराइव नहीं करूंगी क्योंकि टाइम नहीं। C1 इज इक्वल टू हो जाता है 0.193 FCK इंटू B इंटू XU टू B इंटू XU। C2 के लिए हो जाएगा 0.1714 FCK इंटू B इंटू XU। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा बेटा? ओवरऑल कितना हो जाएगा? C, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना हो जाएगा? मैम तो टोटल कंप्रेशन C1 प्लस C2 हो जाएगा। वही मैं बोल रही हूँ, कैलकुलेट करके बताओ कितना हो जाएगा। ओके मैम। 0.36 लिख लो, 0.36 FCK इंटू B इंटू XU, ठीक है। ओके। ओके, अब हमारा टेंशन वाला क्लियर है, टेंशन वाला भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो इसके नीचे लिख लो टोटल टेंसाइल फोर्स T इज इक्वल टू 0.87 Fy इंटू AST। अब हमको लीवर आर्म चाहिए। अब हमको क्या चाहिए? लीवर आर्म चाहिए। लीवर आर्म क्या होता है बेटा? टोटल टेंसाइल फोर्स और टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लीवर आर्म बोलते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो इसमें जो दिख रहा है, कितना दिख रहा है? CU दिख रहा है ना, टोटल टेंसाइल फोर्स CU है।
तो सी यू और टी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। इस ऊपर वाला अगर वाई डैश तुमको पता रहेगा, ऊपर वाला वाई डैश की वैल्यू पता रहेगी, तो तुम डी में से माइनस कर दोगे, स्मॉल डी में से वाई डैश को माइनस कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ यस जाएगी। मैम। ठीक है, लिख लो वाई डैश इज इक्वल y dash is equal to 0.42 xu, 0.42 xu। तो लीवर आर्म क्या हो जाएगा, लीवर आर्म लिख लो, लीवर आर्म z इज इक्वल टू d माइनस, स्मॉल d लिखना, d माइनस 0.42 इंटू एक्स यू, 0.42 इंटू एक्स यू। तब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लो, कंबाइन दोनों के लिए अलग, खुद से लिख लो। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कॉम्प्रेशन और टेंशन दोनों के लिए लिखो। क्या होगा भूपेंद्र, कॉम्प्रेशन के लिए बेटा क्या होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? मैम एक मिनट मैम, CA इंटू मुझे एक्स फॉर्मूला डी माइनस एन बाय 3, CA इंटू एक्स ब्रैकेट डी माइनस एन बाय 3। बुक से पढ़ रहे हो अपने? नहीं मैम, कंफ्यूज हैं काफी टर्म्स, क्योंकि हमने तो कॉपीज नहीं, पहले बुक से पढ़ लिया था, उसके बाद फिर बुक खोली तो टर्म्स सब अलग ही दिखे। कंफ्यूज ना हो, और ट्राई कर रहे हैं उसको, मतलब अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला ना कि टोटल फोर्स मैंने लिखवाया 0.36, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स सी यू, इस फिगर के हिसाब से सी यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0.36 एफ सी के इंटू डी इंटू एक्स यू। स्मॉल बी है वही कैप, जो बी थी विड्थ थी बी, एक्स यू क्या है तुम्हारी, वो जो हम लोग पहले क्या बोलते थे, न्यूट्रल एक्सिस का जो डेप्थ लेते थे ना, एक्स यू से रिप्रेजेंट कर रहे हो उसे बस, और कुछ नहीं है। वहां पे जो एक्स ए से रिप्रेजेंट करते थे डब्ल्यू एस एम में, यहाँ पे हम लोग एक्स यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू इंटू लीवर आर्म की वैल्यू अभी लिखवाया इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। ठीक है, अब अगर हम लोग को एक्चुअल डालना हुआ, अगर हम लोग को एक्स यू वैल्यू निकालनी हुई कि एक्स यू की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे फाइंड आउट होगा, लिख लो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, हेडिंग डालो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो करेंगे क्या बेटा, टोटल फोर्स ऑफ कंप्रेशन और टोटल फोर्स ऑफ टेंशन दोनों को इक्वल कर देंगे। लिख लो टोटल फोर्स ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स ऑफ टेंशन, टोटल फोर्स ऑफ टेंशन। कंप्रेशन के लिए 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स इज इक्वल टू टेंशन वाला लिखो 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी, एफ वाई इंटू ए एस टी। तो यहाँ से एक्स यू की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एक्स यू की वैल्यू आ जाएगी। यस मैम। ये जो देखो एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी डिवाइडेड बाई 0.36 एफ सी के इंटू बी। ये है जो वैल्यू, ये वैल्यू कब तक वैलिड रहेगी, जब एक्स यू इज, लिखो एक्स यू इज लेस और इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग, एक्स यू लिमिटिंग मतलब बैलेंस सेक्शन के लिए और अंडर इनफोर्स सेक्शन के लिए ये वैलिड है। ठीक है,
ओवर इनफोर्स सेक्शन के लिए नहीं, ओवर इनफोर्स सेक्शन के लिए नहीं। तो एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू तुम ऑलरेडी फाइंड आउट कर लोगे के इंटू डी से, के इंटू डी से, और एक्स यू वाली तुम यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, फिर दोनों को क्या कर लोगे, चेक कर लोगे कि कौन सा सेक्शन आ रहा है, कौन सा सेक्शन आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करा दिया, कंपैरिजन कर लो, लिख लो कंपैरिजन ऑफ एक्स यू एंड एक्स यू लिमिटिंग, कंपैरिजन ऑफ एक्स यू एंड एक्स यू लिमिटिंग। पहला केस मैम लिखो, एक्स यू एंड एक्स यू लिमिटिंग, LIM, एक्स यू LIM। पहला केस लिखो, when एक्स यू is less than XU limiting, then the section is under reinforced, then the section is under reinforced। अभी मैंने बताया इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, यहाँ XU कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी जो फॉर्मूला जस्ट दिखाया वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे XU को कैलकुलेट करने के लिए, ये तो पता ही है। दूसरा लिखो केस, when XU is equal to XU limiting, then section is balanced, then section is balanced, तो अब यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई भी फॉर्मूला यूज कर ले, या तो टेंशन साइड का फॉर्मूला यूज कर ले या तो कॉम्प्रेशन साइड का फॉर्मूला यूज कर ले। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम दोनों फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बैलेंस सेक्शन में, बैलेंस सेक्शन में। ठीक है, ये चीजें ऑलरेडी क्लियर है WSM में, क्लियर ना कि अगर बैलेंस सेक्शन है तो मैं कॉम्प्रेशन साइड से भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकती हूँ, टेंशन साइड से भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम XU की जगह पे लिमिटिंग की वैल्यू पुट कर देंगे, XU की जगह पे क्या कर देंगे, XU लिमिटिंग की वैल्यू पुट कर देंगे, XU लिमिटिंग इज इक्वल टू K इंटू डी, वो पहले ही कैलकुलेट हो जाएगा इजीली, तो तुमको XU कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बैलेंस सेक्शन में, बैलेंस सेक्शन में। थर्ड केस लिखो, when XU is greater than XU limiting, when XU is greater than XU limiting, then section is over reinforced, over reinforced। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है कॉम्प्रेशन साइड के फॉर्मूला से यूज कैलकुलेट करेंगे, कॉम्प्रेशन साइड वाले फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर है इतना? यस ठीक है, एक बार प्रीवियस वाली क्लासेस जो है WSM की उसको अच्छे से रीड कर लो, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी ये चीजें, क्योंकि सारी लिंक्ड है। हाँ मैम, प्रोसेस तो एक ही जैसा है, भले फॉर्मूला चेंज, मैम फॉर्मूला हल्का जो है कोई तो तुम्हारे फॉर्मूला चेंजेस हो रहे हैं, बाकी प्रोसेस सेम तो हो ही रहा है। प्रोसेस सेम है सारे। अब लिखो डिजाइन फॉर्मूला, डिजाइन कैसे करोगे सिंगल रिइंफोर्स्ड को, तो डिजाइन फॉर्मूला, जब भी हम डिजाइन करते हैं तो हम बैलेंस सेक्शन लेकर चलते हैं, बैलेंस सेक्शन लेकर चलते हैं। तो केस क्या है बेटा, XU इज इक्वल टू XU लिमिटिंग, XU इज इक्वल टू XU लिमिटिंग। तो कॉम्प्रेशन साइड में MU इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू
0.36 FCK into B into XU limiting into D minus 0.42 into XU limiting। जहां पे XU था वहां पे XU limiting बस पुट कर रही हूँ। मैम एक बार रिपीट कर दीजिएगा, समझ नहीं आया। अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखा था ना कंप्रेसर साइड का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला सीधे पुट करो, जहां पे XU है वहां पे XU लिमिटिंग पुट कर दो। अच्छा लिख लो 0.36 into FCK into B into XU limiting into D minus 0.42 XU limiting। ठीक है, XU लिमिटिंग इज इक्वल टू, अभी मैंने बोला था K इंटू डी, तो जहां पे XU लिमिटिंग है वहां K इंटू डी पुट कर दो, वहां K इंटू डी पुट करो। हम रिपीट कीजिए कहाँ? जहां पे बेटा XU लिमिटिंग अभी रखा था ना वहां पे K इंटू डी पुट कर दो। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला जो अभी लिखा उसमें XU लिमिटिंग जहां लिखा है वहां पे K इंटू डी पुट करो। तो क्या हो जाएगा 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू K इंटू D इंटू D माइनस 0.42 इंटू K इंटू D। एक काम करो, मैं तुम लोग को ना पूरा नोट्स ही भेज दूँ ताकि तुम ही लोग अच्छे से पढ़ लो। ले लिया मैम। हो गया? तो यहाँ से बी डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बी डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं पूरे इक्वेशन से, मतलब बी तो ऑलरेडी बाहर है, डी जो है तुम्हारा, जो डी है तुम्हारा अंदर, डी माइनस 0.42 इंटू के इंटू डी लिखा है ना, वहां से डी कॉमन ले लो, वहां से डी क्या करो कॉमन ले लो, तो कितना बच जाएगा? कैसे बचेगा लिखो 0.36 जो मैं बोली वो लिखो 0.36 इंटू एफ सी के इंटू एफ सी के इंटू के इंटू के इंटू बी इंटू डी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू के 0.42 इंटू के। ठीक है मैम ये जो आपने फॉर्मूला बताया 0.36 FCK इंटू K इंटू B इंटू D स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0 के था, यस मैम, FCK था बेटा 0.36 FCK। हाँ मैम वो लिखा है। हाँ बोलो 0.36 FCK इंटू K इंटू B इंटू D स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू K। ओके मैम, हो गया। ठीक है आगे बढ़े। यस मैम। तो बैलेंस सेक्शन के लिए जब मैं पहले WSM पढ़ा रही थी तो उस टाइम पे भी बोला था ना कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन के लिए कितना होता है बेटा, Q इंटू V इंटू डी स्क्वायर, Q इंटू V इंटू डी स्क्वायर, याद है QBD स्क्वायर। यस मैम, यस मैम। ठीक है लिखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन इज इक्वल टू Q इंटू B इंटू डी स्क्वायर। और इससे पहले जो भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला वो भी किसके लिए निकाला है, बैलेंस सेक्शन के लिए, क्योंकि XU लिमिटिंग की वैल्यू पुट किया तुमने, XU वैल्यू पुट नहीं किया वहां पे, XU लिमिटिंग पुट किया है, तो वो भी बैलेंस सेक्शन के लिए ही है। तो जो अभी लिखा है ना QBD स्क्वायर, यहाँ से D की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, मुझे डेप्थ पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा डेप्थ तो नो पता नहीं है ना, डिजाइन किस लिए करना है, मुझे डेप्थ पता करना है कि जो मेरी सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम बनेगी उसकी डेप्थ कितनी होगी, वो तुम्हें पता नहीं है। इस क्वेश्चन में तुम्हें केवल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता होगा, उसकी विड्थ पता होगी, बी पता होगी, वो बीम की बी पता होगी, डेप्थ नहीं पता होगा, डेप्थ तुमको खुद ही फाइंड आउट करना होगा। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला यूज लिख लो, D इज इक्वल टू अंडर रूट
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई Q इंटू बी, डिवाइडेड बाई Q इंटू बी। और Q कैसे कैलकुलेट होगा बेटा? Q कैसे कैलकुलेट होगा बेटा? मैम वो जे वाले फॉर्मूले से क्या? नहीं, उसे भी हो सकता है। एक फॉर्मूला और लिख लो, Q इज इक्वल टू 0.36 इंटू एफ सी के इंटू के इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू के, 1 माइनस 0.42 इंटू के। पता चला ये कैसे आया? मैम पिछले वाले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन वाला। तो वो जो तुम्हारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था mu था, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन था, और BD स्क्वायर जो था उसको क्या किया है, एक साइड लाया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई BD स्क्वायर किया, तो वो किसके इक्वल हो गया? Q के इक्वल हो गया। तो वही Q की वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर दिया है। Q की वैल्यू तुम्हारी 0.36 इंटू एफ सी के इंटू के इंटू 0.42 इंटू के हो जाएगा। इतना क्लियर हो जाएगा? लीवर आर्म कैलकुलेट कर लोगे? कैसे कैलकुलेट करना है? जब डिजाइन करना होगा तो एक्चुअल लिमिटिंग पुट कर देना, D माइनस 0.42 इंटू एक्चुअल लिमिटिंग लीवर आर्म के लिए। ठीक है बेटा? अब एरिया ऑफ स्टील निकालना होगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे? एरिया ऑफ स्टील निकालना होगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे? बताओ। टेंशन वाले साइड का बस फॉर्मूला यूज करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड के use कर लो तो तुम्हारी एरिया निकल आएगी, क्योंकि तुम्हें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया दे रखा है, तुमको बस AST फाइंड आउट करना होगा। तो AST इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई 0.87 इंटू FY इंटू D माइनस 0.42 इंटू एक्चुअल लिमिटिंग होगा। जब स्टील के एरिया ऑफ स्टील निकालना है, AST कैलकुलेट करना होगा, तो क्या करोगे? टेंशन साइड वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना, टेंशन साइड वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना, और उसमें से AST निकाल लेना, उस फॉर्मूले से AST कैलकुलेट कर लेना। क्लियर इतना? यस क्लियर? चलो, determine determine the depth of neutral axis determine the depth of neutral axis of a beam section of 250 mm section of 250 mm and 400 mm and 400 mm reinforced with reinforced with 3 steel bar with 20 mm diameter with 20 mm diameter of of Fe250 grade steel of Fe250 grade steel. The beam is made up of M20 concrete, M20 concrete, and the effective cover is 50 mm. Is 50 mm. तो क्या फाइंड आउट करना है बेटा? XU फाइंड आउट करो। सारी चीजें बता रखी है, कैसे XU फाइंड करोगे।
बी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, एरिया कितना है, ठीक है, एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आएगी, ये सब कैलकुलेट करो एक जगह पहले। बीम इज मेड फ्रॉम के बाद बता दीजिए। बीम इज मेड अप ऑफ M20 concrete and effective cover is 50 mm. 50 mm. बेटा एजम्पशंस पढ़ लेना, एजम्पशंस को सारे एक जगह लिख लो, ठीक है, IS कोड से, और उसको याद कर लेना। उसमें याद भी करने लायक नहीं है, क्या याद करना है कि बिफोर बेंडिंग आफ्टर बेंडिंग जो सेक्शन होगा वो प्लेन होगा, पहला यही है। दूसरा तुम लोग को ये बस पता फाइंड आउट याद रखना है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी स्ट्रेन की कॉम्प्रेशन साइड में 0.0035 होनी चाहिए, और टेंशन साइड वाली वैल्यू पता ही है कितनी होनी चाहिए, अच्छी खासी लंबी है। उसके बाद से फिर कितना एज्यूम करना है तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए, वो बस उसमें एजम्पशंस में दिया हुआ है 0.67 FCK, ठीक है। फिर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या करना है, डिवाइड करना है उसको, कंक्रीट के लिए बता दी हूँ 1.5 से डिवाइड करोगे तो 0.45 FCK आ जाएगा। अगर सिमिलरली अगर टेंशन साइड में जाओगे तो कुछ नहीं करना है, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना है, केवल FY है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो केवल FY होगा बेटा। और FY को क्या करना है, सीधे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील से डिवाइड करना है, कितना होता है 1.15, उससे डिवाइड करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 0.87 FY। ये है बस तुम्हारी अजम्पशन, उसको याद कर लेना। टाइम एंड होने वाला है, मुझे इसका वैल्यू तुम लोग बता देना नेक्स्ट क्लास में कल।